Welcome friends, in this video we are going to discuss the transistor characteristics of a BJT in common base configuration. तो जो आपका ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होती हैं, ट्रांजिस्टर की जो आपका बिहेवियर होता है वो दो तरीके से स्टडी किया जाता है. नंबर वन दैट इज इनपुट, नंबर टू दैट इज आउटपुट बिहेवियर. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हुए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं कि इनपुट कर्व जो आपका ड्रॉ किया जाता है दैट इज ऑलवेज ड्रॉन इन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट फॉर गिवन आउटपुट वोल्टेज. एक गिवन आउटपुट वोल्टेज के लिए या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू जो आउटपुट वोल्टेज की आपकी है उसके लिए एक टाइम पर आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे, देन यू विल चेंज द आउटपुट वोल्टेज एंड देन अगेन यू विल ड्रॉ अनदर कर्व बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट. So input curve is drawn in between input voltage and input current for given output voltage. Okay. Output characteristics draw करते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि this curve is drawn in between output voltage and output current for given input current. ओके, सो ये दो तरह के आपके कर्व होते हैं किसी भी बीजेटी में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए. वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अनदर इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन इन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट फॉर गिवन आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट बिहेवियर और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फॉर गिवन इनपुट करंट. सो इन जनरल अगर हम ध्यान दें तो इनपुट साइड पर हम जनरली आपका एमीटर और बेस एमीटर कर्व लेते हैं. सो इनपुट साइड in general it is always a forward bias junction. So input side पर जो कर्व आपको मिलता है in general it is always like forward bias diode like this. ये कुछ इस तरह कर्व मिलता है in general. ओके, आउटपुट साइड पर हम अगर जनरल बात करें, इन जनरली हम देखें तो कलेक्टर पे अगर आउटपुट हम ले रहे हैं क्योंकि कलेक्टर इज सपोज टू कलेक्ट द कैरियर्स दोज आर कमिंग फ्रॉम एमीटर, तो कलेक्टर साइड को इन जनरल आप रिवर्स बायस रखते हैं. और अगर रिवर्स बायस जंक्शन आपका है तो उस जंक्शन का जो बिहेवियर होता है दैट इज ऑलवेज लाइक रिवर्स बायस डायोड. सो रिवर्स बायस डायोड के लिए ऑल्दो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, दैट इज पहले करंट आपका इंक्रीज करता है देन सैचुरेट इन द थर्ड क्वाड्रेंट. बट इन जनरल वी आर ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व इन जनरल आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है लाइक दिस. करंट इंक्रीज करना देन सैचुरेट. सो डेफिनेटली वी विल स्टडी दिस फर्दर. तो आपके दो तरह के बिहेवियर होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कॉमन बेस के लिए हमारा इनपुट का बिहेवियर कैसा होगा ये हमें देखना है. तो देखते हैं कॉमन बेस के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने कनेक्ट कर दिया है. वी आर टेकिंग एन एनपीएन बीजेटी. एनपीएन हमारे पास बीजेटी है, वन इज एमीटर, बेस एंड कलेक्टर. सो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं आपका बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस में, एन की साइड नेगेटिव, पी की तरफ पॉजिटिव और एन की तरफ यहां हम देखें यहां पॉजिटिव, पी की तरफ नेगेटिव. तो कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस. तो ये आपका एक्टिव मोड में बीजेटी आपका कनेक्टेड है. ओके, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमें जो कर्व ड्रॉ करना है. कॉमन बेस के लिए हमारा इनपुट वोल्टेज हम VB कहते हैं, तो VB हमारा इनपुट वोल्टेज है. करंट जो हमारा होगा इनपुट साइड पर वो एमीटर करंट होगा जिसकी डायरेक्शन अभी हम आगे भी देखेंगे बट कुछ इस तरीके से होगी. तो एमीटर करंट और आपका बेस एमीटर वोल्टेज के बीच कर्व ड्रॉ होगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ VCB. VCB हमारा आउटपुट वोल्टेज है. सो दिस वन इज आउटपुट. तो आउटपुट वोल्टेज की गिवन वैल्यू के लिए हम VB और IE के बीच इस कर्व को ड्रॉ करेंगे. तो देखते हैं किस तरीके से ये काम होगा. ओके, व्हेन एमीटर इज फॉरवर्ड बायस, हम मान के चल रहे हैं कि VCB कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास गिवन है. VCB कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हमारी हो सकती है. इस टाइम पे मैं एग्जांपल के लिए इसको मान के चल रहा हूं कि इट इज लाइक 1 और 2 वोल्ट.
1 वोल्ट और 2 वोल्ट एग्जाम्पल के लिए, तो 1 वोल्ट हमने इसको मान लिया है, सम फिक्स वैल्यू दैट इज 1 वोल्ट, पहला केस ले रहे हैं हम। और यहाँ हम देख रहे हैं एमीटर आपका फॉरवर्ड बायस है, तो n की तरफ नेगेटिव है, p की तरफ पॉजिटिव है। अगर यहाँ आप नेगेटिव लगाएंगे n पर, तो n के अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोज विल डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट और यू कैन से दे विल फेस रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन आपका बेस की तरफ चलेंगे फ्रॉम एमीटर। यहाँ इस तरीके से और भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एमीटर से बेस की तरफ चलेंगे। इस तरीके से होल्स भी आपका बेस से कुछ एमीटर की तरफ आएंगे। सो जो करंट यहाँ पर मिलेगा एट दिस जंक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस जंक्शन पे जो आपको करंट मिलेगा इट इज बिकॉज ऑफ करंट, जो भी हमारा यहाँ करंट फ्लो करेगा एट दिस जंक्शन, दिस करंट इज एमीटर करंट। ये आपका कैरियर्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और करंट की डायरेक्शन हमारी जो होगी दैट इज फ्रॉम P to N साइड लाइक दिस। सो एमीटर करंट जो आपका होगा इट इज करंट बिकॉज ऑफ electrons in N side plus current because of holes, or you can say in emitter in P side, or you can say this, that is emitter, electron emitter, and holes in base, okay। but जो आपका बेस है that is लो डोप्ड, इसकी डोपिंग बहुत कम है, इसके पास बहुत कम कैरियर्स हैं होल्स एज कंपेयर टू एमीटर। तो इन जनरल जो एमीटर करंट होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमीटर लाइक दिस। तो ये हमारे पास कुछ करंट में मिलेगा। तो जितना भी करंट है इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमीटर में है, और ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस का जो करंट हमें मिलता है दैट इज डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो हमारा होगा इट इज ऑलवेज लाइक कि करंट आपका इनिशियली जब तक बैरियर पोटेंशियल आप नहीं दे रहे हैं जंक्शन पे, तब तक ये करंट बहुत ही लाइटली या फिर नेग्लिजिबली आपका इंक्रीज करेगा। देन इसके बाद जैसे ही हम कोई बैरियर पोटेंशियल इसको देते हैं, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, तो ये करंट आपका तेजी से बढ़ेगा लाइक दिस। हमने कोई एग्जांपल के लिए VCB को अभी 1 वोल्ट माना था, तो इसे मैं 1 वोल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 वोल्ट, और ये जो वैल्यू मैंने लिया है दैट इज 0.7 वोल्ट, जो कि हम कह सकते हैं कि 0.7 वोल्ट आपका फॉरवर्ड बायस वैल्यू है, ओके। देन ये हमारा किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए ये कर्व हमारा ड्रॉ होगा, क्योंकि इस जंक्शन पे कैसा बिहेवियर है, ये रिवर्स बायस जंक्शन है लेकिन ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड जंक्शन के लिए कर्व हमें फॉरवर्ड बायस की तरह ही मिलेगा। अब बात करते हैं अगर VCB को बढ़ाया जाए, इन केस VCB की वैल्यू को हम बढ़ाएं, नाउ इट इज 2 वोल्ट और यू कैन से 2 और 3 व्हाटएवर यू वांट टू टेक। एग्जांपल के लिए इसको हम, तो फर्स्ट टाइम व्हेन it is 1 volt, for second time it is VCB2 that is 2 volt। इसका मतलब आप VCB को 2 वोल्ट कर रहे हैं, यानी कि आप N की तरफ मोर पॉजिटिव, P की तरफ मोर नेगेटिव, सो इसका मतलब ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस है, ओके। अब यहाँ पे रोल में आता है आपका अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट कहता था कि अगर आप इस जंक्शन पे या दिस करेक्टर बेस जंक्शन पे अगर आप रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे, in case you increase the reverse bias at collector base junction, definitely depletion layer इस जंक्शन पे आपकी बढ़ेगी, पहले से ज्यादा बढ़ेगी, और ये बेस में आपका ज्यादा अंदर तक जाएगी। और अगर ये ज्यादा अंदर तक जाएगी बेस में, तो इसका मतलब बेस के पास जो आपका इफेक्टिव एरिया है जो कि कंडक्शन में आपका हेल्प करता है लाइक दिस, ये जो आपका इफेक्टिव एरिया है इतना, ये पहले के कंपेरिजन में आपका कम हो जाएगा। अर्ली इफेक्ट की वजह से ये आपका पहले के कंपेरिजन में आपका कम होगा, तो ये लेयर आपका बेस में ज्यादा बढ़ेगी और इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस को डिक्रीज करेगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका एमिटर बेस जंक्शन पे हमारा एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है N और P में। इसकी वजह से हमारे पास एमिटर करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप VCB2 को बढ़ाएंगे, ऑल्दो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अर्ली इफेक्ट में, मैं बहुत जल्दी से इसको एक बार बता देता हूं कि अगर आप रिवर्स बायस में इसको बढ़ा रहे हैं, रिवर्स कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं एट रिवर्स बायस एट कलेक्टर बेस जंक्शन, यू आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज। सो
आपका क्या होगा, इस जंक्शन पे लेयर की विड्थ बढ़ेगी और ये लेयर की विड्थ आपका बेस में ज्यादा अंदर तक जाएगी। इसका मतलब इफेक्टिव एरिया ऑफ द बेस ये आपका डिक्रीज करेगा, और जब ये डिक्रीज करेगा इसका मतलब बेस में कम रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो अर्ली इफेक्ट में हमारे पास जब बेस में कम रिकॉम्बिनेशन होंगे तो बेस करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ज्यादातर कैरियर्स आपका डायरेक्टली कलेक्टर में अप्रोच करेंगे लाइक दिस। तो आपका अल्फा जो कि ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है या गेन है वो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि कलेक्टर ज्यादा आपका कैरियर्स को कलेक्ट करता है तो आपका कलेक्टर करंट भी आपका इंक्रीज करेगा। इसके अलावा इस जंक्शन पे जो कि आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन है, जो कि फॉरवर्ड बायस है ऑलरेडी, तो इस जंक्शन पे भी हमारे पास दोनों साइड के कैरियर्स में, या कि यहाँ पे बेस का इफेक्टिव एरिया कम हो रहा है तो यहाँ कैरियर्स का नंबर कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसकी वजह से अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस हमारा बनता है तो एमीटर करंट भी हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब आप बेस एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं फ्रॉम 0 टू सम अनदर वैल्यू, तो पहले अगर एमीटर करंट का वैल्यू किसी पॉइंट पर यहाँ कहीं मिलता था जब VCB की वैल्यू 1 थी, तो ये अब इसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अब एमीटर करंट बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर कहीं हमें यहाँ ये करंट मिलता था फॉर दिस पर्टिकुलर वोल्टेज VB में, तो VB की अब अलग वोल्टेज के लिए हमारे पास ये वैल्यू और बढ़ेगी लाइक दिस। ये वैल्यू कहीं हमारे पास यहाँ पहुंचेगी एट दिस पॉइंट, ये वैल्यू कहीं हमारे पास और बड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से जो कर्व अब बनेगा VCB2 के लिए, VCB की बड़ी वैल्यू के लिए, ये कर्व कुछ हमें ऐसे मिलेगा लाइक दिस। ये कर्व हमारे पास कुछ ऐसे मिलेगा, और डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बायस कर्व है, लेकिन एमीटर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस कर्व इज फॉर VCB2। सिमिलरली अगर आप इस वोल्टेज को फिर से बढ़ाते हैं, यानी VCB2 को आप फिर से बढ़ाते हैं 2 से लेकर 4 वोल्ट तक लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली ये कर्व फिर और आपका बढ़ेगा, एमीटर करंट आपका और बढ़ेगा। तो ये कर्व आपको और कहीं उठा हुआ कुछ इस तरह से मिलेगा लाइक VCB3 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप VCB की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यानी कि आपका VCB3 जो है दैट इज ग्रेटर देन VCB2, दैट इज ग्रेटर देन VCB1, तो VCB की वैल्यू को लगातार बढ़ाने पर आपका बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट एमीटर करंट बढ़ेगा, और एमीटर करंट के बढ़ने से हमारा जो ये कर्व है कुछ आपको इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये आपका जो कर्व है, दिस कर्व इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर कॉमन बेस। ओके, अब इसी केस में अगर हम ये देखना चाहें कि आपका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, यानी इनपुट साइड पर जो कर्व है इस केस के लिए आपका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, हम अगर देखें तो हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है हम VBE और IE के बीच में बना रहे हैं, और ये एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। तो फॉरवर्ड बायस का कर्व हमें कुछ इस तरीके का मिलता है, दैट इज कुछ पॉइंट तक वैल्यू धीरे से बढ़ती है, देन ये सडनली इंक्रीज करती है। तो अगर हम इनपुट इम्पीडेंस की बात करें, इनपुट इम्पीडेंस है कॉमन बेस में इनपुट इम्पीडेंस को देखें तो देखें अगर वोल्टेज को आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं लाइक दिस, हमने वोल्टेज की वैल्यू अगर थोड़ा भी बढ़ाया है दैट इज डेल्टा VB, इसमें आप थोड़ा इंक्रीमेंट अगर करें तो करंट का वैल्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आपका करंट का वैल्यू इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कर्व है तो आपका ये वैल्यू डेल्टा IE का होता है। सो वी कैन सी हियर, अगर हम इम्पीडेंस की बात करें इनपुट साइड पर, मैं इसको Z इनपुट अगर लिखूं तो ये आपका होगा डेल्टा VBE वोल्टेज अपॉन डेल्टा IE फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCB। तो VCB की किसी एक वैल्यू के लिए इसको अगर देखें तो हम देख रहे हैं क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा भी बढ़ाने पर करंट का वैल्यू आपका ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो इस तरीके से क्योंकि ये वैल्यू आपका बड़ी है, डेल्टा IE की वैल्यू बड़ी है, चेंज इन द एमीटर करंट इज मोर देन द चेंज इन वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज, सो इनपुट इम्पीडेंस इज लो।
तो इनपुट इम्पीडेंस जो आपका होता है, इनपुट इम्पीडेंस इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज लो, ये काफी कम होता है। तो ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ये हमारा इनपुट कर्व है जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा अगर आप VB के और I के बीच में इसको ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, नाउ वी विल सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट के लिए अब इसे स्टडी करेंगे। तो आउटपुट कर्व जो आपका ड्रॉ किया जाता है दैट इज ड्रॉन इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज हमारी जो कॉमन बेस में है, ये दोबारा हमने NPN कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, और हमारा जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है दैट इज कलेक्टर टू बेस वोल्टेज VCB। तो इस वोल्टेज के लिए कर्व आपका ड्रॉ किया जाएगा, इस वोल्टेज और आपका जो आउटपुट करंट है IC, इसके बीच में ड्रॉ होगा। आउटपुट करंट हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच ड्रॉ किया जाएगा, जबकि हमारा इनपुट करंट हमने अभी देखा था, इनपुट करंट जो कि हमारा कुछ इस तरीके से था IE। ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारे जो कैरियर्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे, लाइक दिस। तो एमीटर करंट हमारा ये था। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एमीटर करंट, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एनी एमीटर करंट IE, हमें ये कर्व ड्रॉ करना है VCB और IC के बीच में। ओके, अब यहाँ पे पहले एक चीज को हम देखते हैं। मान के चल रहे हैं कि VCB का वैल्यू आपका 0 है, तो यहाँ मैंने कॉल दो वोल्टेज लगाया है, इसको रिवर्स बायस से मैंने कनेक्ट किया है। इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ, बट इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि VCB के बीच ये एक केस है जो हम यहीं स्टडी कर रहे हैं, कि मान लीजिए VCB आपका जो है दैट इज 0, लाइक दिस। मैंने एक केस ले लिया कि VCB की वैल्यू हम 0 ले लें, लाइक दिस। कुछ ऐसा हमारा VCB है, VCB हमारा 0 है, यानी कि ये वोल्टेज हमारा कनेक्टेड नहीं है। हम इसको कुछ ऐसे करें, और उसके बाद देखते हैं कि क्या अगर VCB का वैल्यू 0 है तो क्या अभी भी कुछ करंट हमें मिल सकता है। VCB 0 का मतलब हुआ कि कलेक्टर और बेस आपके सेम पोटेंशियल पर हैं, कलेक्टर और बेस आपके सेम पोटेंशियल पर हैं, और बेस इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एमीटर। एमीटर कंपेरिजन में बेस आपका हायर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब कलेक्टर भी आपका हायर पोटेंशियल पर है। एमीटर कंपेरिजन में आपका कलेक्टर भी हायर पोटेंशियल पर है। अगर आप यहाँ से VBE यानी आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होंगे और ये आपका कलेक्टर पे कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि एमीटर कंपेरिजन ऑफ कलेक्टर आपका ज़्यादा वोल्टेज पर है। इस तरीके से यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आपके चलेंगे तो ये भी आपका कलेक्टर पे कलेक्ट किए जाएंगे, और अगर कलेक्टर पे कलेक्शन है इसका मतलब हमारे पास VCB की 0 वैल्यू के लिए भी कुछ ना कुछ करंट हमारे पास डेफिनेटली मिल रहा है। अब ये करंट हमें कैसे मिल रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। ये करंट हमें मिलेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कॉमन बेस के लिए हमारा करंट इक्वेशन जो होता है दैट इज IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। एक्टिव मोड में आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास करंट इक्वेशन ये होता है IC इज अल्फा I प्लस ICBO, मतलब कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज सम फ्रैक्शन ऑफ द एमीटर करंट एंड प्लस द करंट दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल एट दिस जंक्शन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। ओके, क्योंकि VCB हमारे पास अभी 0 है तो जो करंट का जो वैल्यू होगा VCB 0 पे हम मान के चल रहे हैं कि ICBO का वैल्यू ये माइनॉरिटी करंट है, तो IC is approximately equal to अल्फा IE। तो इसका मतलब IE की अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास IC के अलग अलग पॉइंट होंगे एट VCB 0। तो देख लेते हैं, अगर IE का वैल्यू हम माने 1 मिली एम्पियर, इन केस आपका IE 1 मिली एम्पियर है तो IC is approximately equal to अल्फा if IE is 1 milli ampere, if IE is 2 milliampere, then this value will be 2 alpha, and similarly 3 alpha when IE is equal to 3 milliampere, and so on. तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिए VCB 0 पे। अगर IE का वैल्यू 1 milliampere है, like this IE is 1 milliampere, then
इस पॉइंट पर हमें यहाँ पे कुछ करंट मिल रहा है, दैट इज मैंने कहा अल्फा है आईसी का वैल्यू, तो मैंने इसे अल्फा यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओके, यहाँ पर अगर आई का वैल्यू 2 मिलने पर तो इट इज 2 अल्फा, इट इज 3 अल्फा, इट इज 4 अल्फा एंड सो ऑन, अगर आई का वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है। ओके, ये पॉइंट्स हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किए हैं। इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि आप इनको एग्जाम्स में भी ड्रॉ करें, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं है। सो अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा एंड 4 अल्फा, वी हैव 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंट पॉइंट्स एट VCB 0। तो VCB 0 के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं VCB 0 के लिए। तो VCB 0 पे हमें कुछ करंट मिल रहा है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, नाउ यू आर इंक्रीजिंग VCB, अब आप VCB को बढ़ाते हैं, लाइक VCB अब आप इंक्रीज कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग सम वोल्टेज। VCB 0 से आपने VCB को इंक्रीज कर दिया, यानी VCB को आप अगर रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं, देन VCB के बढ़ने से हम जानते हैं कि डिवाइस में बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होता है। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के होने की वजह से, क्योंकि आपका अगर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होगा तो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के होने की वजह से आपका अगर VCB आप बढ़ाएं तो डेफिनेटली अल्फा का वैल्यू बढ़ता है, अल्फा का वैल्यू हमारा बढ़ता है। लेकिन अल्फा का वैल्यू अगर बढ़ता भी है तो अल्फा का वैल्यू कितना बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा का रेंज तो करीब 0.92 से लेकर अल्फा का रेंज आपका 0.98 तक होता है। दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा। तो अल्फा का रेंज जो है आपका कुछ ये रेंज है, यानी कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। डेफिनेटली ये बढ़ रहा है 0.92 से 0.98, लेकिन इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, यानी अगर आप VCB को बढ़ाते भी चले जाएं तो अल्फा का वैल्यू जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1, और इफ इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 तो जो VCB के बढ़ने पर जो ये करंट है, जो कि आपको इस पॉइंट पे अल्फा मिल रहा था, इस पॉइंट पे 2 अल्फा मिल रहा था, इस पॉइंट पे 3, इस पॉइंट पे 4, it is like 0.92 at this point, 0.98 at some another point VCB के बढ़ने पर। तो these lines यानी कि करंट जो है, जो करंट हमारा फाइनली IC है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अल्फा IE के इक्वल लिया गया है, और IE की किसी एक वैल्यू के लिए, क्योंकि IE कांस्टेंट लेंगे हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो IC डिपेंड्स ऑन अल्फा एंड अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। सो VCB के बढ़ने पर जो करंट बढ़ेगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, यानी कि ये करंट बहुत ही मामूली तरीके से बढ़ेगा, बढ़ता दिखेगा बट बहुत ही मामूली तरीके से, बहुत ही कम, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, अल्फा 0.92 से 0.98 है। ये वैल्यू था आपका IE 1 मिली एम्पियर के लिए। अब यही वैल्यू अगर IE का वैल्यू 2 है तो IC विल बी 2 अल्फा, IC will be 2 alpha and alpha ranges from 0.9 to 0.98, that is approximately 1. So similarly we will have some flat lines at the output, approximately flat lines, बहुत ही मामूली तरीके से आपको बढ़ती दिखाई देंगी। Similarly it will happen for 3 alpha also, अगर IE का वैल्यू आप 3 मिली एम्पियर लेते हैं। Similarly it will be for IE is equal to 4 मिली एम्पियर like this। तो IE का वैल्यू हम अगर धीरे धीरे बढ़ाएं, और IE का वैल्यू डेफिनेटली आपका इनपुट पे वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ेगा, और IE आपका यहाँ पे 3 मिली एम्पियर और IE आपका यहाँ पे 4 मिली एम्पियर, तो मुझे कुछ ऐसी लाइंस आपको दिखाई देंगी। ओके, सो दीज लाइंस आर व्हेन VB इज forward bias, or you can say VB is the forward bias voltage, VCB is reverse bias voltage, and we are increasing this voltage। तो ये सारी लाइंस आपका एक्टिव मोड की तरफ इशारा करती हैं कि ये आपका एक्टिव मोड की वर्किंग है। तो एक्टिव मोड में आपका जो करंट है वो मामूली तरीके से आपका बढ़ता है। ओके, नाउ अब बात आती है कि कट ऑफ क्या होगा। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ का वैल्यू क्या होता है। कट ऑफ के केस में हम VB को कर देंगे रिवर्स बायस, लाइक यू विल मेक इट रिवर्स बायस फॉर कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ देखें, कट ऑफ मोड कैसे आपको मिलेगा, तो कट ऑफ के केस में हम एमीटर बेस जंक्शन के बीच आप रिवर्स बायस लगाएंगे लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। तो दिस वन इज रिवर्स बायस।
तो अगर रिवर्स बायस लगाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे, अब वो इस तरफ ना जाकर आपका वापस लौटेंगे या फिर इस तरफ को आएंगे। इसका मतलब एमीटर करंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, क्योंकि एमीटर से कैरियर्स आपका कलेक्टर पे नहीं जाएंगे। तो एमीटर करंट अगर 0 होगा तो इन दिस इक्वेशन IC इज अल्फा I प्लस ICBO, क्योंकि IE यहाँ पर 0 है। और सिमिलरली आपका ये जंक्शन भी रिवर्स बायस है, और ये जंक्शन अगर आपका रिवर्स बायस है तो यहाँ पर क्योंकि एमीटर से कैरियर्स यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, तो कलेक्शन वाला जो हिस्सा है दैट इज अल्फा IE, ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। और इस जंक्शन पे जो आपका नेचुरली एक रिवर्स करंट होता है, ये रिवर्स बायस जंक्शन है, इस रिवर्स बायस जंक्शन पे आपका जो नेचुरल करंट होता है जो कि आपका N से P की ओर फ्लो करता है, ICBO, रिवर्स बायस करने पर जो आपका इसका करंट होगा, ओनली दिस करंट विल हैव। सो इफ IE इज इक्वल टू 0, यानी कट ऑफ मोड के लिए अगर हम बात करें तो कट ऑफ में IE 0 है, तो अगर IE 0 है तो IC इज इक्वल टू ICBO, IC इज इक्वल टू ICBO। तो IE 0 वैल्यू के लिए वी विल हैव अ लाइन दैट इज ICBO ओनली, ICBO only. So this is for IE is equal to 0 मिलीएम्पियर। और VCB के बढ़ने पर इस लाइन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है, और रिवर्स सैचुरेशन करंट वोल्टेज से एक वैल्यू के बाद इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है। इट इज लाइक दिस। ओके, सो IE 0 या 0 से कम, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल रहा है तो नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर रीजन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बिलो IE 0, दिस रीजन इज कट ऑफ रीजन, ये आपका कट ऑफ रीजन कहा जाएगा, ये आपका कट ऑफ रीजन कहा जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन कैसे होगा, अब ये देखना है अब सैचुरेशन कैसे होगा। फॉर सैचुरेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जंक्शन तो फॉरवर्ड है ही, दिस इज फॉरवर्ड बायस जंक्शन, आपका फॉरवर्ड बायस जंक्शन है। साथ ही साथ अगर आपका ये जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो, अगर आपका जंक्शन ये वाला भी फॉरवर्ड बायस होगा, तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन के लिए लाइक दिस हमें इन दोनों पॉइंट के बीच आपका फॉरवर्ड बायस लगाना है, बिटवीन बेस एंड कलेक्टर लाइक दिस। अगर फॉरवर्ड बायस हमें लगाना पड़े तो हम N की तरफ नेगेटिव लगाएंगे, P की तरफ हम पॉजिटिव लगाएंगे लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे वोल्टेज को लगाएंगे हम। और अगर ऐसे वोल्टेज को लगाएंगे तो हम देखें ये आपका सैचुरेशन मोड होगा, यानी ये आपका फॉरवर्ड बायस और ये आपका भी फॉरवर्ड बायस, दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस। तो अगर दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस होंगे तो एमीटर से आने वाले कैरियर्स, अगर आप VCB की वैल्यू को फॉरवर्ड बायस से बढ़ाते हैं लाइक दिस, तो अगर आप यहाँ फॉरवर्ड बायस दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके तेजी से इस तरफ आते हैं, और फॉरवर्ड बायस में आपका ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होना स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है। नाउ दे विल स्टार्ट टू रिपेल, आपके रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप यहाँ भी नेगेटिव दे रहे हैं टू मेकिंग इट फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब अगर आप फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपका कलेक्टर करंट जो कि यहाँ पे कलेक्शन था, वो कलेक्शन तेजी से आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, और फॉरवर्ड बायस में जो आपका करंट होता है वो तेजी से बढ़ता है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आपका रिपेल करना शुरू करें तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ आ रहे थे वो तेजी से आपके रिपेल होंगे, यानी कि अब करंट का वैल्यू आपका तेजी से डिक्रीज करेगा। तो अगर VCB को हमने रिवर्स बायस में, यानी एक्टिव के लिए VCB को अगर इधर दिखाया था रिवर्स के लिए, तो VCB को अगर हम फॉरवर्ड बायस के लिए इस डायरेक्शन में दिखाएं, यानी VCB आपका फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में अगर है, तो VCB के फॉरवर्ड बायस में बढ़ाने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके एमीटर से कलेक्टर की तरफ आ रहे थे वो तेजी से आपके घटेंगे, यानी आपका कलेक्टर करंट तेजी से 0 की ओर टेंड करेगा, और इट इज समहाउ लाइक एक्सपोनेंशियल मैनर, कुछ एक्सपोनेंशियल मैनर में ये करंट आपका तेजी से आपका डिक्रीज करेगा लाइक दिस। सो दिस इज द कंडीशन, कुछ इस तरीके से। तो हम देखें अगर, तो जब VCB आपका रिवर्स बायस है तो ये आपका एक्टिव मोड है, VCB आपका रिवर्स है तो ये आपका कट ऑफ मोड है व्हेन IE is 0, बट व्हेन VCB इज फॉरवर्ड बायस, व्हेन कलेक्टर आपका जंक्शन जो फॉरवर्ड है,
then this is saturation. This is saturation mode, ये आपका saturation mode होगा. तो this is the output behavior of common base configuration. common base configuration के लिए आपका इस तरीके से हमारा output का behavior होगा. एक्टिव मोड आपका फ्लैट लाइंस देगा, कट ऑफ मोड भी फ्लैट लाइन है क्योंकि ये करंट बहुत ही कम है. दिस इज अप्रोक्सीमेटली ICBO, दैट इज वेरी वेरी लो, माइनॉरिटी करंट है ये, दैट इज नॉट यूजफुल, ये बहुत ही लो करंट है. और सैचुरेशन में अगर हम देखें, सैचुरेशन में आपका करंट, क्योंकि सैचुरेशन में हमने VCB को हमने फॉरवर्ड किया है और बेस एमिटर भी फॉरवर्ड है, तो व्हेन बोथ आर फॉरवर्ड बायस एंड यू आर इंक्रीजिंग VCB, मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ करंट सैचुरेशन में आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप इस वोल्टेज को अगर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट का वैल्यू तेजी से घटेगा. ये हम वर्किंग में भी ऑलरेडी देख चुके हैं. तो सैचुरेशन मोड में VCB के फॉरवर्ड बायस में बढ़ाने पर करंट का वैल्यू तेजी से डिक्रीज करेगा. सो वी हैव 3 मोड्स इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. वन इज एक्टिव मोड, अनदर इज कट ऑफ, थर्ड वन इज सैचुरेशन. ओके, अब अगर बात की जाए कि आउटपुट पर इंपेडेंस कैसा होगा, व्हाट इज आउटपुट इंपेडेंस, व्हाट इज आउटपुट इंपेडेंस इन कॉमन बेस. तो ये कैसा होगा देख लेते हैं, किसी एक वैल्यू के लिए देख लेते हैं. लाइक दिस इज VCB एंड IC के बीच ड्रॉ किया था इसको हमने आउटपुट कर्व, और किसी एक वैल्यू के लिए कर्व कुछ इस तरह से आपको मिला है. लाइक इट इज समहाउ अ फ्लैट लाइन एंड लाइक दिस. सो दिस इज द कर्व फॉर एनी वैल्यू ऑफ IE. कुछ कर्व इस तरीके से मिल रहा है. ओके, नाउ अब अगर देखते हैं, अब अगर आप VCB का वैल्यू बढ़ाते हैं, लाइक एट दिस पॉइंट VCB सम वैल्यू एंड वी आर इंक्रीजिंग VCB, हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया. लाइक दिस, हमने VCB का वैल्यू इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे ले गए हैं, तो हमने से बोला कि डेल्टा VCB. इस पॉइंट पर अगर करंट को देखें तो दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट करंट इज दिस वन, एंड एट दिस पॉइंट करंट इज लाइक दिस. सो दिस इज द चेंज, यानी कि ये आपका डेल्टा IC है, ये आपका डेल्टा VCB है. तो अगर आउटपुट इंपेडेंस को Z0 से डिनोट करें तो इट इज नथिंग बट डेल्टा VCB चेंज इन द वोल्टेज अपॉन डेल्टा IC फॉर गिवन वैल्यू ऑफ IE. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ IE VCB जो आपका है, VCB का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी डेल्टा IC अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इंपेडेंस जो आपका होता है, आउटपुट इंपेडेंस इन कॉमन बेस इज वेरी वेरी हाई, is very high. So it is very high in common base configuration and it is highest, we can say. अगर हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन को आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि आउटपुट इंपेडेंस जो होता है वो कॉमन बेस में हाईएस्ट होता है, और सिमिलरली जो आपका इनपुट इंपेडेंस होता है वो कॉमन बेस में आपका सबसे कम होता है. तो कॉमन बेस का इनपुट इंपेडेंस आपका लोवेस्ट है, कॉमन बेस का आपका आउटपुट इंपेडेंस जो है दैट इज हाईएस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट input and output characteristics of common based configuration in a BJT. Hope you have enjoyed watching this video. Hope you understood this as well. Thanks for watching.